अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता हफ़्ते ARY के साथ एक स्पेशल प्रोग्राम के अंदर बात करते हुए पंजाब के गवर्नर मोहम्मद सरवर साहब ने कुछ ऐसी बातें की थी जिसके बाद एक स्पेकुलेशन का एक समंदर आप ये समझिए या तूफ़ान आया है कि शायद सरवर साहब वहाँ से फ़ारग होने लगे हैं। क्या नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सच्चाई के जज्बात सरवर साहब का जिन्होंने इज़हार किया है, क्या उनकी फ़रागत का वक्त आ गया या नहीं। और उसके बाद हर तरह की क्या असर आई जिसके अंदर सरवर साहब को अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ी कि ऐसा कोई मसला नहीं है, ना मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, ना मेरे से कोई रिज़ाइन ले रहा है। ये बातें जो हैं ये सियासत की बातें, लेकिन जो असल बात की थी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर अवाम के साथ जो ज़्यादती होती है उस पर उनको नींद नहीं आती। वो पिछले 15 महीने में जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने कर्ब फील किया है, जो पेन उन्होंने फील किया है, वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसको। उन्होंने के साथ साथ ही एक और बात की कि जो बाहर बैठे पाकिस्तानी हैं उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सके, ना उनके साथ कुछ होता है। सरवर साहब ने जो सच बोला है उसकी बेसिस वो नॉलेज है जो ईयर ऑन ईयर पिछले कई दहाइयों से एक इशू है। ये पहली दफ़ा नहीं है कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि हमने उस प्रोग्राम के बाद और जो स्पेशल प्रोग्राम उसके बाद पाकिस्तान में हुए हैं उसके ऊपर हमने ये प्रॉमिस किया था कि बहुत सारे ऐसे केसेस जिनको हम मुसलसल सुनते थे उनको सामने लाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैकबोन है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो पाकिस्तान के अंदर चलती है वो तो चलती है, लेकिन वो तकरीबन 80 लाख के करीब लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो पाकिस्तान के लिए जो कुछ करते हैं उसकी जो वैल्यू है उसके लिए कुछ अल्फाज तो पाकिस्तान की मुसलसल हुकूमतें बयान करती रही हैं और पहली दफ़ा नहीं है। पिछले 20-25 साल में ये अल्फाज मैंने ख़ुद सुने हैं और मुख्तलिफ जो हैं सदूर और वज़राए आज़म वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बैठे हुए बाहर पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। इन सफ़ीरों के साथ क्या होता है ये को पहली दफ़ा हम डिस्कस नहीं करने लगे, लेकिन वो केसेस जिसके अंदर पाकिस्तानी जो कुछ करते हैं उसमें डिस्कस करने की हमने कहा था कि बाकायदा सीरीज़ में उन लोगों को आपके सामने लाया जाएगा, वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि उनके साथ पाकिस्तान के अंदर अरबाब इख्तियार ने क्या किया है और उसके बाद उन्हें जो उम्मीद है कि उनका जो मुल्क जिसके साथ वो उनकी मोहब्बत है, चूँकि वो पैदा हुए हैं, वहाँ पले बड़े हैं, वहाँ उनके रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं और सबसे ज़्यादा कि उनका कारोबार वहाँ जुड़ा हुआ है, उसके अंदर जो कुछ वो लगाते हैं उसको जब छीनने की कोशिश होती है तो रियासत उनके साथ खड़ी नहीं होती। ऐसा ही केस जो है वो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो हुआ तो आज से बहुत साल पहले है, लेकिन जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे हम अपने ARY के स्पेशल प्रोग्राम्स के अंदर। और जिससे आपको याद होगा हमने कैंपेन चलाई थी आम पाकिस्तानी की कि ये एक आम पाकिस्तानी है लेकिन इनका काम ख़ास है और वो किस तरह ख़ास है वो भी आज प्रोग्राम के अंदर डिस्कस होगा कि एक आम आदमी जो पाकिस्तान से बाहर निकलता है अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए और फिर अपनी मेहनत से ऐसे ममालिक में जहाँ सिस्टम्स काम कर रहे हैं जो उनको इजाज़त देते हैं अपना कारोबार सेटल करने की, अपनी नौकरियाँ सेटल करने की, उनको बढ़ाने की, उसके अंदर जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि पाकिस्तान में नौकरियाँ क्रिएट करें, पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट करें और फिर साथ साथ ये ना भूलें कि अगर ये 80 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि हर शख्स का अगर हम सिर्फ ये समझें कि 5-6 लोग ही पीछे बैठे हों तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं तकरीबन 5 से 6 करोड़ लोगों की और बस 25% ऑफ पाकिस्तान की, कि उसको ये पाकिस्तानी ना सिर्फ फ़ंड कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने उनके लिए कुछ नहीं किया। ये वो पाकिस्तानी जिसको हम अवाम कहते हैं। आज इस प्रोग्राम के अंदर एक और चीज़ भी इस्टेब्लिश करेंगे कि वो मौजूदा हुकूमत नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ की हो या उससे पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो या फ़ौजी हुकूमतें हों, बातें इनकी वही हैं। जिस वक्त ये लंदन में आते हैं, ब्रसल्स में आते हैं, वाशिंगटन, पाकिस्तानियों कहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए वो काम करें जो पाकिस्तान के जो चाइना के लोगों ने चाइना के लिए किया, जो इंडिया के लोगों ने इंडिया के लिए किया। लेकिन जो सलूक पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें अरबाब इख्तियार और मुआशरा के साथ करता है वो आज डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपकी मेमोरी को रीजगल करने के लिए जो लास्ट वीक सरवर साहब ने हमारे साथ इंटरव्यू में कहा था वो एक दफ़ा सुनवाते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। यकीनन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जब से हमारी हुकूमत आई है हमारी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है और बड़े दुख की बात है कि ये $15 बिलियन तो वो भेजते हैं जो इनका बैंकिंग सिस्टम से आता है, फिर उसके बाद 8 मिलियन लोग ये मुल्क से बाहर रहते हैं। तो मैंने एक रफ़ कैलकुलेशन की थी कि अगर 10% भी इनके पाकिस्तान में आते हों तो ये 800,000 बनते हैं और अगर $1,000 भी ये साथ ले आएँ तो $8 बिलियन ही है। तो मेरे नज़दीक
ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को 25 से 30 बिलियन डॉलर का बेनिफिट दे रहे हैं। जब वो बेचारे मुझसे मिलते हैं तो मैं उनको देख के ख़ुद परेशान हो जाता हूँ। किसी के घर पे कब्ज़ा हो गया है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है, किसी ने प्लाट लिया तो उस पर कब्ज़ा हुआ है। फिर उसको ये अब तो पहले तो ये हालत थी ना कि कब्ज़ा ही होता था, अब तो उनको कहते हैं कि 7 दिन के अंदर मुल्क से चले जाओ वरना गोली मार देंगे, पर्चे करवा देंगे, FI करवा एक महीने भत्ते लेने वालों ने और कीमत लगाई हुई है। आपने खुद कह दिया कि ये अगर 7 दिन में आई एम हेल्पलेस, आई टेल यू आई एम हेल्पलेस। मतलब कैसे मैं आई कांट स्लीप एट नाइट। मैं मतलब जितने अगर कर्म में मैंने जितने कर्म में पिछले 15 महीने गुजारे हैं कर्म में, कि जब मैं देखता हूँ अखबार में पढ़ता हूँ कि इतनी औरतों को रेप हो गया है, इतने लोग भूखे मर रहे हैं, इतनों के जॉब नहीं है, इतनों को हेल्थ के इश्यूज हैं, तो हाउ पर्सन विद कॉन्शियंस कैन स्लीप, आई एम दी इन चार्ज ऑफ दैट। करप्शन जो है आप समझ रहे हैं बढ़ रही है, कम हो रही है? लेकिन मेरे ख्याल में जो जहाँ तक तो कैबिनेट लेवल पे है ऊपर, उसमें तो यकीनन ये तो नहीं मैं कहता कि बिल्कुल इसका रूट आउट हो गई है, लेकिन उसमें कुछ बेहतरी ज़रूर है, लेकिन नीचे कोई फ़र्क नहीं है, निचली सतह पर कोई फ़र्क। वो भी बेचारे बेबस हैं, वो थानेदार से बेगुनाह को पैसा नहीं छुड़वा सकते, वो टूट जाके 5000 दे के छुड़वा सकता है, बेबस हैं बेचारे। मैं बहुत हमदर्दी है मुझे अपने MNA MPs, चाहे वो तहरीक इंसाफ के MNA MPs हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के, बेबस हैं। ये ऐसे ही है, गड्डियाँ पजेरो लेके भजे फिरने के पीछे। बाकी आपने ये अल्फाज सुने सरवर साहब के। सरवर साहब जो हैं ये अपनी जो ऑनेस्टी थी वो सियासत का हिस्सा है या वो वाकई ये कुछ कहना चाहते थे, सच बहरहाल उनके अंदर से निकला है। आज इस प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ जो स्पेशल मेहमान हैं वो मुज़फ़्फ़र अहमद हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे बहुत सालों से बिज़नेस कर रहे हैं। उनका बिज़नेस जो है वो लेदर गारमेंट्स का है और उन्होंने पिछले सालों में जितने भी यहाँ आप समझिए 20-25 साल जो यहाँ पर उन्होंने गुजारे हैं, उसके अंदर जो कारोबार जो है सेटअप किया है उसकी थोड़ी सी जो डिटेल है वो तो ख़ुद देंगे, लेकिन जो दुनिया के बड़े नाम हैं फ़ैशन के अंदर, स्पोर्टिंग वर्ल्ड के अंदर, वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज ये प्रोग्राम उनकी प्रमोशनल नहीं है, जो उनके साथ पाकिस्तान के अंदर हुआ है वो चीज़। मुज़फ़्फ़र साहब, जो चीज़ मैंने आपके साथ जो आपके साथ डिस्कस हुई, जो स्टोरी सुनी, ये जो फाइल वर्क हमने लेके बैठे हैं जिसको हम पिछले 2-3 दिनों में पढ़ने की कोशिश करते रहे हैं, आपका वाहिद कसूर सिर्फ ये है कि आपने पाकिस्तान जाके एक घर बनाने की कोशिश की थी और उसके ऊपर वो कुछ हुआ है जो पाकिस्तान में अक्सर पाकिस्तानियों के साथ होता है। थोड़ा सा अगर आप बताएं कि हुआ क्या आपके साथ। आमिर साहब, मैंने घर ख़रीदा था 2007 में 306D फ़ेज़ 1 लाहौर डिफेंस में। उसका बयाना मैंने दिया था 37 लाख। सो कॉल्ड मेरा सप्लायर था जिससे मैंने घर ख़रीदा, उस वक़्त मैंने बयाना दे दिया उसके ऊपर एतबार करके, क्योंकि मैंने बिज़नेस में हमारा लेन देन था, उससे कुछ पैसे लेने थे, कुछ देने थे, इस तरह कुछ था। तो ट्रस्ट करके मैंने उनको बयाना दे दिया 37 लाख। घर के जब उन्होंने मुझे पेपर दिए बयाने के, तो वो वसीम अब्बास को था उनका पार्टनर या सो कॉल्ड एजेंट, आई एम नॉट श्योर, उसके नाम से मुझे बयाना मिला, जबकि मुझे ये पता था कि ये वो घर शेख अमजद रहीम का है जो मेरे साथ लेदर का काम भी करता था। वो 82 लाख में हमारा सौदा हुआ है। 37 लाख मैंने दे दिया था उनको बयाना और 9 लाख फिर बाद में दिया, 46 लाख टोटल दे दिया था। मई में उनसे हुआ है हमारा ये सौदा, तो बाकी पैसे देने का दिसंबर तक का टाइम था। सितंबर में मैंने उनको कहा जी आई एम रेडी कि आप बाकी जो है हमसे पैसे ले लें और घर ट्रांसफ़र करा दें। तो उन्होंने मिल के दोस्तों के साथ बिठा के जी आप 5 लाख और दें। मैंने कहा जी वो किस बात का मैं दूँ, ये तो गलत बात हो जाती है। तो वो मैंने इनकार किया, तो उन्होंने कब्ज़े की कोशिश की वहाँ पे। पहले तो चोरी करवाई, वहाँ पे बाथरूम वगैरह तुड़वा दिए। आप उस लंदन में ही थे? मैं उस वक्त लंदन में था। उधर मेरा भतीजा रहता था और सामान कुछ पड़ा होता था, मैं लंदन ही था। तो पहले चोरी की, फिर मैं नहीं कह सकता किसने चोरी की बिकॉज़ मेरे पास प्रूफ नहीं है किसने की या करवाई। उसके बाद कब्ज़े की कोशिश की गई, तो मैंने DHS सिक्योरिटी में जो है उनको फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया। आई मस्ट
से द पुलिस वाज वेरी गुड, वो फ़ौरन आ गई, DHS सिक्योरिटी आ गई, वो जो कब्ज़ा करने लोग आए थे उनसे असला भी उन्होंने लिया, उनको पकड़ा, उनका चालान किया, उनको फिर बाद में जेल गए, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मुज़फ़्फ़र साहब, एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट इशू ये है कि यहाँ से जब ये केस आगे चलता है तो फिर वो क्या टर्न लेता है। उसके बाद मुज़फ़्फ़र साहब जो हैं उनको बाकायदा जो है वहाँ पर जेल भी काटनी पड़ी है, 45 साल जो है 45 दिन जो है वो जेल में रहे हैं। अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हुई हैं, पेपर वर्क जो है वो भी आपको दिखाएंगे, आपके साथ सामने शेयर करेंगे कि मामलात जो हैं ये किस तरह ख़राब होते हैं, और ये सिर्फ एक केस नहीं है। ये सारा सिलसिला जो है अब यहाँ से आपको बताएंगे हम अपने रेगुलर प्रोग्राम्स के अंदर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं।